हाँ जी। सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप मैं आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूँ। आई होप मैं आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से सुनाई दे रहा हूँ। दिस इज देव शाह एंड ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सुपर 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रेशियो एनालिसिस को बोला था, अरे चल तू हो गया खत्म। और हमने कौन सा चैप्टर उठाया था, आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर दिए थे। कौन से क्वेश्चन थे? हो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वी हैव डन, और इसी के साथ मैंने आपको एक थियोरेटिकल क्वेश्चन भी करवाया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एंड अगर समय बचता है तो मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर के साथ भी शुरू करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए एज ऑलवेज मेरे को मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये सर्किट तू घर पे रिवाइज कर रहा है ना? क्योंकि अगर तू रिवाइज नहीं कर रहा है, ये तो आखिरी महीना है, फिर कब रिवाइज करेगा? एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरी चीज, ये सर्किट तू घर पे राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है ना, बहुत जरूरी है ये दोनों चीजें करना। मैं तो यहाँ पे आपको करवा ही रहा हूँ, बट घर पे भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आखिरी महीना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, मस्त मस्त काम खत्म करने का है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे बाकी क्वेश्चन के साथ। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 2। तैयार है आप लोग? अरे मेरे भाई तैयार है क्या आप लोग? चलिए तो लेट अस बिगिन इन 3 2 1, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 2, as a financial analyst of a large electronics company, you are required to determine the weighted average cost of capital of the company using एक तो book value weights और एक market value weights। आप ध्यान से देखोगे तो the following information is available for your perusal, मतलब बेसिकली देख के समझने के लिए। और बेसिकली प्रेजेंट बुक वैल्यू कैपिटल दिया हुआ है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है कंपनी का। क्या क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर में? 100 रुपीज पर डिबेंचर के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है, वर्थ रुपीज 8 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले 2 लाख रुपए, एंड इक्विटी शेयर्स 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 10 लाख के, टोटल हो गया 20 लाख। ठीक है, आ जाओ। ऑल दी सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट्स, और रीसेंट प्राइसेस दिया हुआ है। डिबेंचर के 110 रुपए पर डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर के 120 रुपए पर डिबेंचर, और इक्विटी शेयर के 22 रुपए पर शेयर। ठीक है, फिर यहां पर दिया हुआ है कि एंटीसिपेटेड एक्सटर्नल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आर ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, 10 साल की मेच्योरिटी। मतलब क्या है? लाइफ दिया हुआ है, मतलब दीज आर रिडीमेबल डिबेंचर्स। 11% कूपन रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, एंड सेल प्राइस इज ₹100। 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स अवेलेबल एट विच आर रिडीमेबल एट पार, 10 साल की मेच्योरिटी, 12% डिविडेंड रेट, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, एंड 100 रुपीज। एंड इक्विटी शेयर 2 रुपीज पर शेयर का फ्लोटेशन कॉस्ट है, एक्सक्यूज मी, एंड सेल प्राइस इज ₹22। इन एडिशन बोलते हैं द डिविडेंड, एक मिनट, हाँ दिख रहा है ना। इन एडिशन द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹2 पर शेयर। मतलब कहना है ये मेरा D1 हो गया। द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स इज 7%, एंड द फर्म हैज अ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल इट्स अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जितना भी कमाता है सारा का सारा डिविडेंड में बांट देता है। द कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है? इज ₹35%। आ जाओ। अब ना यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये जो क्वेश्चन है ये है आरटीपी। कौन से आरटीपी का? ये मई 2019 का आरटीपी का। ठीक है, अब ना ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कैच है जो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को 10 मिनट में कर लोगे। कैच क्या है समझने का ट्राई करना। देखो, 2 टाइप के सिक्योरिटीज होती है। कभी भी जो सिक्योरिटीज होती है ना, वो 2 टाइप की होती है। एक वो सिक्योरिटीज होती है जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, बेसिकली एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। और एक वो सिक्योरिटीज है जो कंपनी नई न्यूली इश्यू करती है, न्यू इश्यू। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि इन दोनों सिक्योरिटीज में फर्क क्या है। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती है उनकी आज की वैल्यू ना उसकी करंट मार्केट प्राइस होती है, और जो न्यू इश्यू वाली सिक्योरिटीज होती है ना उसकी आज की वैल्यू होती है उसकी इश्यू प्राइस। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब आपको एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के बारे में बोला जाए तब आपको P0 करंट मार्केट प्राइस लेना है। लेकिन जब आपको नई न्यू इश्यू की सिक्योरिटीज का
कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोला जाए तो P0 को इश्यू प्राइस लेना। आपको समझ में आया? अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का इस क्वेश्चन में क्या रेलिवेंस है मैं आपको ये बताता हूं। आप अगर देखोगे, मैं आपको डिबेंचर की बात करता हूं सबसे पहले। ये ड्रिलर की आवाज प्लीज इग्नोर करना, मैं भी परेशान हूं। हाँ, अब डिबेंचर की बात करना, तो डिबेंचर्स की मैं बात करूं ना, यहां पर सिर्फ डेट लिख रहा हूं, तो मेरे को ना दो प्राइसेस दिए गए। एक एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स की करंट मार्केट प्राइस जो क्या है, ये देखो, द रीसेंट प्राइसेस आर 110 रुपीज पर डिबेंचर। तो 110 जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर है उसका करंट मार्केट प्राइस दिया है। समझ में आई बात? और दूसरी चीज आप देखोगे ना, जो नए इश्यू वाले डिबेंचर्स है उनकी बात यहां पे की गई है, और उसमें पता है क्या बोलते हैं? उसमें ये बोलते हैं कि जो नए इश्यू वाले डिबेंचर्स है ना उनकी सेल प्राइस है 100 रुपीज। मतलब समझने का ट्राई करना, आज मैं वो वाले डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं जिनकी आज की मार्केट वैल्यू, जिनको मैं आज बेचने जाऊं तो 100 रुपए आएंगे। मतलब कहना ही से कि यही मेरा एक तरीके से नई डिबेंचर का इशू प्राइस हो गया। तो मेरा नए डिबेंचर का जो इशू प्राइस है वो 100 रुपीज है, जो उसकी फेस वैल्यू भी है। अब दूसरी चीज, मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए निकालना है कि न्यू सिक्योरिटीज के लिए निकालना है? आप ध्यान से सुनोगे ना तो यहां पर ना फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट। और फ्लोटेशन कॉस्ट कभी भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के केस में पॉसिबल ही नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट तब भी एग्जिस्ट करता है जब नई सिक्योरिटीज इश्यू हो रही है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ही वो होता है। तो इजी बात है, हम लोगों को नई सिक्योरिटीज इश्यू करने के बारे में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरा P0 क्या हो जाएगा? नई सिक्योरिटीज का इश्यू प्राइस। तो गलती से भी ना इसमें 110 पर डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर में 120 मत ले लेना, ये लेना, ठीक है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में कि इन्होंने ये क्यों लिया हुआ है, ये इसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है? तो अब नाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। आ जाओ, सबसे पहले मैं निकालता हूं मेरा केडी, ठीक है? केडी कौन सा है? सीधी बात है, रिडीमेबल डिबेंचर्स है। क्यों? क्योंकि लाइफ दी हुई है। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज वेरी वेरी सिंपल, इट इज इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय लाइफ, द होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। अब कैसे निकलेगा ध्यान से सुन लेना, मैं केडी निकाल रहा हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो 100 रुपया पर डिबेंचर है, मल्टीप्लाइड बाय उसका कूपन रेट 11% है, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया? 11 रुपये, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। तो इंटरेस्ट तो 11 रुपये आ गया, तो यहां पर मैं इंटरेस्ट लिखूंगा 11, टैक्स रेट 35% है, मतलब इट इज 1 माइनस 0.35 प्लस डिबेंचर्स जो है, एक मिनट, डिबेंचर जो है वो पार पर रिडीमेबल है, मतलब 100 रुपीज मेरा रिडेम्पशन वैल्यू है। अगर आपने सुना ना हो तो डिबेंचर्स पार पर रिडीमेबल है, तो इट इज 100 रुपीज रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इसका नेट प्रोसीड्स। अब नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगा ये भी समझने का ट्राई करना। देखो नेट प्रोसीड्स कैसे निकलता है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इन केस आपको ना समझ में आए, इट इज़ इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। हमारा इश्यू प्राइस क्या था, वो हम लोगों ने ऊपर ही झाँक के देख लिया था कि डिबेंचर्स के केस में हम लोगों का इश्यू प्राइस है 100 रुपीज़, बराबर? तो 100 रुपीज़ मेरा इश्यू प्राइस इधर आ जाएगा, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। जब कुछ ना बोला गया हो तब फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इश्यू प्राइस पे लगता है, और फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पर सिर्फ 4% देके छोड़ दिया है। सो इट इज 4% ऑफ इश्यू प्राइस, तो 100 का ही 4%, तो 100 माइनस 4%, तो मेरा नेट प्रोसीड्स कितना हो गया? 100 माइनस 4 करोगे इट इज 96 रुपीज़। बढ़िया। तो मेरा नेट प्रोसीड्स आया 96 डिवाइडेड बाय उसकी डिबेंचर की लाइफ। डिबेंचर की लाइफ कितनी है? इट इज गोइंग टू बी 10 ईयर्स, द होल डिवाइडेड बाय इसका रिडेम्पशन वैल्यू, क्योंकि पार पर है तो फेस वैल्यू ही आएगा, प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। अप्रॉक्सीमेशन मेथड से निकालेंगे तो मेरा केडी कितना आता है देख लो। मेरा केडी आता है 11 इंटू 0.65
100 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आता, तो मेरा न्यूमरेटर का जो आंसर आता है दैट इज 7.55। 7.55 और डिनोमिनेटर का आंसर मेरा क्या आता है 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो 98। सो डिनोमिनेटर का आंसर आता है 98। तो इसका एज अ परसेंटेज कैसे निकलेगा 7.55 डिवाइडेड बाई 98% ना। सो इट इज़ 7.7040, मतलब मैं 7.70% मान लो, तो मेरा के डी 7.70% आता है। एक बार आपको आंसर मैच करवा देता हूँ, ये देखो 7.70 के डी निकल के आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रेफरेंस के साथ। हाँ चलो, तो अब प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। केपी, केपी रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? वंस अगेन केपी इज ऑल्सो रिडीमेबल। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज वेरी वेरी सिंपल, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय लाइफ, द होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आ जाते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकलेगा इसका। वेरी वेरी सिंपल, इसका जो भी फेस वैल्यू है उसको कूपन रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो 12%, तो इट इज़ 100 इंटू 12%, दैट इज 12 रुपीज़। ये मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। तो यहाँ पे लिख लूँगा प्रेफरेंस डिविडेंड 12 रुपये प्लस मेरा रिडेम्पशन वैल्यू, रिडीमेबल एट पार है, जस्ट लाइक डिबेंचर्स ये भी रिडीमेबल एट पार है, तो फेस वैल्यू आएगा इट इज़ ₹100 माइनस नेट प्रोसीड्स। यहाँ पे वापस से बताता हूँ नेट प्रोसीड्स का अमाउंट कैसे निकलेगा। नेट प्रोसीड्स का अमाउंट जो निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी वंस अगेन इसका इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस कैसे निकलेगा, अब ध्यान से सुनना। मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स चल रहे हैं उनका करंट मार्केट प्राइस है 120 पर शेयर, बट हमें जो नया प्रेफरेंस शेयर इशू करना है उसका इशू प्राइस है 100 रुपीज़ पर शेयर। तो मैं तो नया लूँगा, तो 100 माइनस इसी का परसेंटेज होगा फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज प्रेफरेंस शेयर के लिए 5% है। तो 100 माइनस 5% करोगे इट इज़ गोइंग टू बी 95 रुपीज़। तो 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाई इसका लाइफ क्या हो गया, इसका भी 10 साल का मैच्योरिटी है, तो 10 ईयर्स ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड, द होल डिवाइडेड बाई, यही लिख लेता हूँ 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। हाँ, तो अब मेरा प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होगा 12 m प्लस 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 10। तो मेरा न्यूमरेटर आता है 12.5 डिवाइडेड बाई मेरा जो डिनोमिनेटर है 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 करोगे इट इज़ गोइंग टू बी 97.5। तो अब इसका परसेंटेज निकालो, 12.5 डिवाइडेड बाई 97.5 करोगे 12.8205, मतलब मैं 12.82% ले लूँ। यस, ज़रा ये भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। 12.82 आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोगों ने डिबेंचर्स का निकाल लिया, प्रेफरेंस शेयर्स का निकाल लिया, अब चलते हैं इक्विटी शेयर्स की ओर। हम निकाल रहे हैं केई। क्या फॉर्मूला होगा, कुछ बोला नहीं है, तब हम लोग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही हम यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला बताता हूं ना, ये देखो जो आप हर बार यूज करते हो। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से के इज नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय आज का मार्केट प्राइस या आज का इशू प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। सिंपल, यस। तो अब के कैसे निकलेगा, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप देखोगे मेरा जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो बोल ही दिया हुआ है कि द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन द इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹2 पर शेयर। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹2 हो गया डिवाइडेड बाय इसका आज का प्राइस। वंस अगेन आज का प्राइस जो है इसका नेट प्रोसीड्स होगा,
नेट प्रोसीड्स बोले तो इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर्स के लिए जो नेट प्रोसीड्स आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाँ, तो इस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर का जो नेट प्रोसीड्स है वो कैसे निकलेगा, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये देखो इसका आज का, अच्छा देखो अब जो मार्केट में एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर चल रहे उनका प्राइस भी 22 पर शेयर, और हम जो नए इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं उनका इशू प्राइस भी 22 पर शेयर। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर 22 रुपीज़ ही मेरा इशू प्राइस भी बन जाएगा, माइनस इसका फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज 2 रुपीज़। अच्छा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर यही इसी के बेसिस पे लेना है, इशू प्राइस इसी के बेसिस पे लेना है, इस पर नज़र भी मत डालना। इस पर नज़र पता है कब डालना, इस पर नज़र तब डालना जब क्वेश्चन ने ये सेल प्राइस का वैल्यू दिया ही ना हो, ठीक है। चलो तो नेट प्रोसीड्स इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट बोल ही दिया हुआ है, 2 रुपया पर शेयर है, तो नेट प्रोसीड्स 22 माइनस 2 आ जाता है 20। तो ये मेरा P0 बन गया, तो डिवाइडेड बाई 20 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ कितना है मेरा, ग्रोथ बोल दिया हुआ है दैट द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज 7%, मतलब कि 0.07 ऐसे आएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.07 अगर मैं करूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आता है, 17% या 0.17 जो भी आप बोलो, तो 17% आता है। हाँ जी ये देखो ये भी मेरा मैच कर गया 17%, बढ़िया, यस। तो मैंने इंडिविजुअल सारे कैपिटल का कॉस्ट निकाल लिया है। अभी हम लोग क्या करने वाले, WACC निकालेंगे, क्योंकि बोला क्या गया है कि भाई किधर गया क्वेश्चन, हाँ बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से भी निकालो और मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से भी निकालो, आ जाओ। तो अभी मैं बढ़ता हूँ मेरे WACC के कैलकुलेशन में। सबसे पहला आता है बुक वैल्यू वेट्स। अब बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। मेरे पास 3 सोर्सेस ऑफ कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या करता हूँ, वेट्स लिखूंगा, कॉस्ट लिखूंगा, वेट्स इनटू कॉस्ट लिखूंगा, ठीक है, यस। तो अब आप वेट्स कैसे निकालोगे, देखो यही मेरा बुक वैल्यू का वेट दिया हुआ है जो क्वेश्चन में। तो तो डिबेंचर का क्या हो जाएगा, इट इज 8 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो डिबेंचर का वेट आता है 0.4। फिर प्रेफरेंस शेयर्स का 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो ये आता है 0.1। और इक्विटी शेयर्स का क्या आता है, इक्विटी शेयर्स का आता है 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, इट इज 0.5। एक बार करके देख लो, 1 आता है क्या, 5 और ये 6 है 4 1 बराबर। अभी कॉस्ट लिख लो, कॉस्ट कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग के पास इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट आया था 17%, सो इट इज गोइंग टू बी 0.17। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स का क्या कॉस्ट था, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स का जो कॉस्ट था वो था 12.82%, तो 0.1282 लिख लूँ मैं। और डिबेंचर्स का क्या कॉस्ट था, आई थिंक इट वाज 17.7% ना, नहीं 7.7%, मतलब 7.7 डिवाइडेड बाय 100 करोगे इट इज़ 0.077। तो अब देख लो ये भी हमारा कैलकुलेशन सही हुआ है क्या, देख लो ये देखो 0.4 0.1 0.5। अब देखो WACC, सिंपली इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और टोटल निकाल लो। तो 0.5 इंटू 0.17 करोगे तो ये आता है 0.085, 0.1 इंटू 0.1282 करोगे इट इज़ 0.01282, और 0.4 इंटू 0.077 करोगे इट इज़ गोइंग टू बी 0.0308। तो ऐड कर दो 0.085 प्लस 0.01282 प्लस 0.0308, तो आता है 0.12862। अगर इसको मैं परसेंटेज बेसिस पे करूँ तो मेरा
मेरा WACC निकल के आता है बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से 12.862%। ज़रा देख लेते हैं ये WACC मेरा सही है, निकला है कि नहीं। किधर गया? हाँ हाँ, ये देखो मेरे भाई, बिल्कुल सही निकला है। मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया। अब मैं तुमको बताता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट वेट्स है ना, उसका इस क्वेश्चन में क्या यूज़ है। ठीक है, अब ये दिया क्यों हुआ है, मतलब इसका इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं ना थोड़ा सा रब कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगा। हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि ये दो लाइंस का यूटिलाइजेशन कहाँ पर है, वेयर इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज टू लाइन्स। क्योंकि इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब अपन कंसिडर कर रहे थे, अपन नए इशू के हिसाब से कर रहे थे, बराबर, नए इशू के हिसाब से कर रहे थे, तो हमने इन दोनों लाइन को इग्नोर मारा था। अब समझने का ट्राई करना, जब भी आप मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से WACC निकालोगे ना, तब आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है, ये और ये। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा चेंज है, इसलिए मैं वापस से पूरा नहीं करवाऊंगा। कैसे है देख लो, ये आपका बुक वैल्यू वेट है। ठीक है, अब ये होता है फेस वैल्यू के बेसिस पे। कभी भी बुक वैल्यू का जो वेट होता है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को मैं फेस वैल्यू से डिवाइड करता हूँ और मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ। बट कौन सी वाली मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, माई पॉइंट इज कौन सी वाली मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू है ना, वो जो नए इश्यू वाली सेल प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, यस। और ये वाला जो इक्विटी शेयर्स है, ये डिवाइडेड बाय 10 तो है, बट ये इंटू 22 हो जाएगा। ये शायद ये लोग कैलकुलेट करना भूल गए हैं। तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 इंटू 22 करोगे तो तुम्हारा 22 लाख आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर की एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू और इशू प्राइस दोनों 22 है। ठीक है, बट स्टिल एग्जिस्टिंग वाला आएगा। समझ में आया? बस यही यूटिलाइजेशन है इस क्वेश्चन का, यहाँ पर ये दो लाइंस का इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अरे समझ में आया तो लाइक ठोक दो ना यार, लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको, ठोको 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 ठोको। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, आ जाओ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन है RTP में 2022 का, 22 का। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर गिवन एज फॉलोज। इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, बुक वैल्यू 2 करोड़ 40 लाख, मार्केट वैल्यू 4 करोड़, रिटेन अर्निंग्स 60 लाख। रिटेन अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स में 72 लाख, मतलब 72 लैक्स और 67 लाख 50,000। एंड डिबेंचर्स की अगर मैं बात करूँ तो 18 लाख और 20 लाख 80,000। ठीक है भाई, मैं 72 सही बोला हो या नहीं मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ इग्नोर करना अगर गलत हूँ तो मैं। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलो, इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर। वंस अगेन, इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर, मतलब ये मार्केट में मेरे जो ऑलरेडी इशूड इक्विटी शेयर्स है उनका एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है। एंड अ न्यू इशू, अच्छा ये ना लिख देता हूं, एंड अ न्यू इशू प्राइस एट 125 पर शेयर, मतलब ये मेरा इशू प्राइस है। आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन वंस अगेन। हम नए इक्विटी शेयर्स का जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं तो मैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस कंसिडर करूं या नए इक्विटी शेयर्स की इशू प्राइस कंसिडर करूं? आप नए इक्विटी शेयर्स की इशू प्राइस कंसिडर करोगे तो ये बन जाएगा मेरा P0। समझ में आई बात? बहुत ही बढ़िया। तो 125 पर शेयर विल बी फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी 5 रुपीज पर शेयर ऑन फेस वैल्यू। फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब हिंट दे रहा है क्वेश्चन कि नए इक्विटी शेयर्स पे निकालने का है। ड्यूरिंग द लास्ट 5 years डिविडेंड्स हैव स्टेडीली इंक्रीज फ्रॉम 10 to 16.105 पर शेयर। डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 17.716 पर शेयर। अब यहाँ पर है ना 5 साल का ग्रोथ इफेक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा मैं आपको ग्रोथ निकाल के दूंगा, बताता हूँ कैसे, पहले बाकी का पढ़ लो। 15% preference shares with face value of 100 rupees each would realize 105 per share. The company, अच्छा once again, फेस वैल्यू इतना है, वुड रियलाइज 105 पर शेयर। हमने ऊपर ही किया था कि जो सेल वैल्यू जब दिया हो तब उसी को इशू प्राइस मानने का, तो यही मेरा इशू प्राइस होगा, क्योंकि वुड रियलाइज मतलब जितना मार्केट में बेचने जाओगे वही आएगा। द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 year 15% डिबेंचर्स, मतलब याद रखना ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, दीज आर इरिडीमेबल। क्यों इरिडीमेबल? लाइफ किधर है? और ये वाला जो
डिबेंचर है, डिबेंचर है, दीज आर रिडीमेबल। क्यों? क्योंकि 11 साल की लाइफ है, क्वेश्चन बोलता है 15% डिबेंचर्स, बट द यील्ड ऑन डिबेंचर्स of similar maturity and risk class is 16% and flotation cost is 2% on face value। फेस वैल्यू पर फ्लोटेशन कॉस्ट निकालना है डिबेंचर्स में, ध्यान से। हम लोग जनरली इशू प्राइस पे निकालते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन सामने से बोलता है कि ना फेस वैल्यू पे निकाल, अपन फेस वैल्यू पे निकालेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द WACC ऑफ एक्स लिमिटेड यूजिंग बोथ द वेट्स। वंस अगेन मैं आपको बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से बताऊंगा और मार्केट वैल्यू वेट्स में ये रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या करना है वो बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन। आओ, हाँ एक बार क्लीन कर देते इस चीज़ को। हाँ जी आइए, तो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, कौन सा सवाल है ये? 3। एंड आई थिंक ये RTP का सवाल है ना, दिस इज RTP Me 22। आई थिंक ये आपकी मॉड्यूल का भी सवाल है, ठीक है। सबसे पहले ना मैं डिबेंचर्स का, सबसे पहले 1 by 1 पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, तो KE, वंस अगेन KE निकलेगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, यस। तो अब देखो KE कैसे निकलेगा, इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय आज का मार्केट प्राइस प्लस G, ठीक है। अब आप देखोगे तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको क्वेश्चन देता है, अच्छा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको क्वेश्चन देता है दैट इट इज ये रहा 17.716 पर शेयर, यहाँ पर 17.716 पर शेयर। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, 17.716 पर शेयर, ठीक है। उस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर का आज का मार्केट प्राइस क्या है? अब वंस अगेन मार्केट प्राइस या इस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस उसका इशू प्राइस हो जाएगा और हम लोगों का नेट प्रोसीड्स बन जाएगा P0, ठीक है, क्योंकि नया इशू है तो नेट प्रोसीड आना चाहिए। इट इज इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो इशू प्राइस है इट इज गोइंग टू बी 125 पर शेयर। अभी इस पे बात की 125 पर शेयर माइनस इस पर्टिकुलर शेयर का फ्लोटेशन कॉस्ट, इट इज गोइंग टू बी ₹5 पर शेयर। तो बढ़िया बढ़िया 5 रुपया माइनस कर देंगे, 125 माइनस 5 इट इज 120। यस, और अब हम लोग इस पे ग्रोथ ऐड कर देंगे, तो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब ग्रोथ ना देखो ऐसे ही नहीं निकलेगा, इसमें ग्रोथ कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ग्रोथ मतलब क्या कि एक साल से बढ़ के डिविडेंड दूसरे साल में कितना हुआ, ठीक है। तो अगर मैं D0 और D1 को कंपेयर करूं, मतलब अभी हाल ही में जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है या हाल ही में जो डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है उसको मैं सीधा अगले साल के डिविडेंड से कंपेयर करके ग्रोथ रेट निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो देखो कैसे होगा, मैं लिख लूँगा D0 जो रिसेंटली डिक्लेयर डिविडेंड है, इसमें मैं ग्रोथ रेट का इफेक्ट ऐड कर दूंगा तो मेरे को नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें एक साल से ज़्यादा ग्रोथ का टेंशन ही नहीं है तो आपको वो ट्रिक अप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो D0 क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे बोल दिया है ना कि पिछले 5 साल में डिविडेंड जो है वो 10 रुपये से 16.105 पर इंक्रीज हो चुका है, मतलब जो मोस्ट रिसेंट डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा? 16.105। जो मोस्ट रिसेंटली डिक्लेयर डिविडेंड है वही 16.105 है, तो मैं इसको D0 मान लूँगा। तो 16.105 1 प्लस G करोगे तो मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड आज से एक साल के बाद का डिविडेंड दैट इज 17.716। तो 1 प्लस G क्या हो जाएगा? सिंपल, ये 16.105 वहाँ चल के डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 17.716 डिवाइडेड बाई 16.105 करोगे इट इज़ 1.10, 1.10003 आता है, ठीक है, बट मैं 1.10 ले रहा हूँ। तो ग्रोथ 1.10 माइनस ये 1 यहाँ पर पॉजिटिव में है ना तो -1 हो जाएगा। तो मेरा ग्रोथ सिंपली कितना आ गया? 0.10 या 10%। अब ICAI ने देखो क्या किया है, ICAI ने ना 5 साल वाला कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे बता देता हूँ तुमको। ये देखो ICAI ने, आई होप आपको दिख रहा है, हाँ ICAI ने ना 5 साल वाला कंसिडर किया है और तो भी उनको ग्रोथ रेट इन दी एंड आया, देखो कितना है उनको इन दी एंड ग्रोथ रेट आया कितना है? ये रहा 0.10 ही आया है, 0.10 ही आया है, बताओ। चलो ठीक है, अब मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए रेडी हूँ। 0.10, तो अब मेरा KE फाइनली कितना निकलता है?
17.716 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 0.1 इंटू 100 करोगे 24.76% आता है क्या? 20 नहीं, ये तो मेरा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है ना। हाँ ये रहा 0.2476 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो 24.76% आ गया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। यस, अब अगली चीज हम लोग दूसरी निकालने वाले हैं इसी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, अब रिटेन्ड अर्निंग्स भी कैसे निकलेगा? वो भी सेम फॉर्मूले से निकलेगा। इट इज D1 अपॉन P0 प्लस G। ये के ही लिख दिया मैंने, KR होना चाहिए। बस इसमें एक छोटू सा फर्क है, D1 वही आएगा अपना नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। मैं एक बार क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, 17.716 डिविडेंड वही आएगा, P0 में फर्क है। देखो हमने इक्विटी में P0 कैसे निकाला था, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब मुझे एक बात बताएंगे सभी लोग, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब जो आपने ऑलरेडी सिक्योरिटीज को इश्यू कर दिया है, सुनना बात ध्यान से, जो आपने ऑलरेडी सिक्योरिटीज को इश्यू कर दिया है उस पे आपने कितना पैसा रिटेन किया, उस पे आपने कितना पैसा रिटेन किया। मतलब जब मैं रिटेन्ड अर्निंग्स की कॉस्ट निकाल रहा हूं ना बॉस, मैं कोई नए इशू की कॉस्ट ही नहीं निकाल रहा हूं, मैं उन सिक्योरिटीज की कॉस्ट निकाल रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी पहले इशू कर दी है। तो माय क्वेश्चन इज, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स पे इशू प्राइस, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सब मेरे को देखने का जरूरत है? द आंसर इज नो। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब पुराने सिक्योरिटीज पे मैंने कितना बचाया। तो पुराने सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उसका तो मार्केट प्राइस मेरे को क्वेश्चन में दिया है ना 130 पर शेयर, तो फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ये मेरा P0 बन जाएगा, क्योंकि ये वो सिक्योरिटीज है जिन पर मैं आज की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है वो निकाल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मेरा P0 हो जाएगा 130 पर शेयर प्लस ग्रोथ। ग्रोथ तो वही का वही है 0.10। तो अब मेरा KR कितना निकल गया देख लेंगे, 17.716 डिवाइडेड बाय 130 प्लस 0.1 इंटू 100 करोगे, इट इज 23.627, मतलब 23.63%। आंसर मैच करता है क्या? ये रहा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स 23.63%। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। अब मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करता हूं। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। यस, प्रेफरेंस शेयर्स सीधी बात है इरिडीमेबल है, तो केपी कैसे निकलेगा? केपी इज गोइंग टू बी प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस, मार्केट प्राइस। सिंपल, इरिडीमेबल का तो यही फॉर्मूला होता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, इसका फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उसका कूपन रेट, तो 100 इंटू 15% करोगे, इट इज 15 रुपीज डिवाइडेड बाय इसका मार्केट प्राइस या उसका इशू प्राइस। बोला है ना इट वुड रियलाइज 105 पर शेयर, तो यहाँ पे 105, तो ये निकल के आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 105। इसका परसेंटेज निकालोगे 14.285 आता है, मतलब कि 14.29%। देख लेते हैं, ये आंसर भी मैच करना तो चाहिए ही आपका। ये रहा 14.29%, ठीक है। और अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स भी निकाल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है ना, इन्होंने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, आप ध्यान से सोल्यूशन में जाके देखोगे, हाँ, तो इन्होंने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ना यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड पे निकाला है। ये देखो, दे हैव कैलकुलेटेड इट ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन्होंने पहले यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड पे भी निकाला है और इन्होंने आप देखोगे ना अप्रोक्सीमेशन पे भी निकाला हुआ है। और इनका जो यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड पे निकलता है उसका उन्होंने फाइनल कॉस्ट यहाँ पे शायद लिख के ही नहीं दिया हुआ है, बट इन्होंने जब अप्रॉक्सीमेशन पे कैलकुलेट किया है तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्या करें, जब ये दोनों चीज़ें आए तब क्या करना है। जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, इंस्टीट्यूट है ना, जब भी यील्ड टू मैच्योरिटी से आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकलवाना चाहता है, तब इंस्टीट्यूट बोलेगा दैट यूज रियलाइज यील्ड अप्रोच या यूज यील्ड टू मैच्योरिटी टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर्स, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट को जब भी यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से निकलवाना है वो आपको बोलता है, बट अगर इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा है ना, मेरे हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड से ही निकालना चाहिए,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी कहीं पे बोला है क्या कि यील्ड टू मैच्योरिटी से निकालो, द आंसर इज नो, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालेंगे। अब यहाँ पर है ना T0 का थोड़ा सा मेरे को आपको कैलकुलेशन समझाना है, ये थोड़ा सा हटके पार्ट है, ठीक है, ये 2 लाइन्स पर है। अब ध्यान से सुनना, कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11-year 15% डिबेंचर्स बट द यील्ड ऑन डिबेंचर्स ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16%। बस ये 2 लाइन का मुझे आपको इंप्लीकेशन समझाना है क्या होगा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पता है क्या बोलता है कि एक तो हमारे पास एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है और एक तो हम न्यू डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, बराबर। मुझे एक बात बताओ, एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स का रेट क्या है? आप देखोगे ना तो बोलते हैं कि द यील्ड ऑन डिबेंचर्स ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लासेस 16%, मतलब एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स का रेट है 16% और हमें जो नए डिबेंचर्स इशू करने हैं उसका रेट है 15%। ठीक है, यस। अब मुझे एक बात बताओ, एकदम जनरल पार्लेंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही 2 मिनट के लिए भूल जाओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए 2 मिनट को भूल जाओ। जब मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बोलता हूं तो आप एकदम बचपन में चले जाओ। आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इनटू 100, ऐसे ही निकालोगे। हाँ जी, जनरली ऐसे ही निकलता है इंटरेस्ट। हाँ जी, तो जब मैंने आपको बोला इंटरेस्ट निकालो तब आप फेस वैल्यू पे निकाल रहे हो, बट ना आप ध्यान से देखो कि क्वेश्चन बोलता है यील्ड ऑन डिबेंचर्स। जब ये यील्ड की बारी आती है ना, तब यील्ड का पता है फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपने रेशियो एनालिसिस थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको शायद क्लिक हो जाएगा कि यील्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100, ये होता है यील्ड का फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? यस। तो अब समझने का ट्राई कर रहा, मुझे निकालना दोनों में इंटरेस्ट ही है, बट यहां पर यील्ड 16% है, यहां पर कूपन रेट 16% है। ये जो रेट है ना ये यील्ड है और ये जो रेट है ना ये कूपन रेट है। तो यील्ड कैसे निकलता है? सिंपल सी बात है, मैं मार्केट प्राइस को यील्ड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटरेस्ट निकलेगा, और कूपन रेट में क्या होता है, मैं फेस वैल्यू को कूपन रेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट निकलेगा। क्वेश्चन पता है क्या बोलता है? ये दोनों फिगर सेम होने चाहिए, ये दोनों फिगर सेम होना चाहिए। तो अब इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ समझने का ट्राई करना। देखो, पहले मैं इंटरेस्ट का फिगर निकाल लूं, क्योंकि देखो दोनों ही क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स में यील्ड और यील्ड के हिसाब से इंटरेस्ट और फेस वैल्यू के हिसाब से इंटरेस्ट, दोनों फिगर सेम आना चाहिए। तो वो फिगर हो गया क्या? सिंपल सी बात है, मेरे को नए डिबेंचर्स का फेस वैल्यू है, मेरे पास नए डिबेंचर्स का कूपन रेट है। तो मेरे नए डिबेंचर्स जो मुझे इशू करना है उसका फेस वैल्यू कितना है? ये रहा, कंपनी प्रपोजेस टू इशू 15% डिबेंचर्स, कुछ बोला नहीं है तो हम लोग फेस वैल्यू 100 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू 100 एज्यूम कर लेते हैं। तो फेस वैल्यू 100 और नए डिबेंचर्स का जो कूपन रेट है वो मुझे पता है, इट इज 15%, तो ये आ जाएगा 15 रुपए। अब जरा यील्ड के फॉर्मूला पे सोचना, तो यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मेरा मार्केट प्राइस या इशू प्राइस, जो भी आप बोलो, इनटू 100, बराबर। यही होता है यील्ड का फॉर्मूला। अब यील्ड बोलता क्या है कि यील्ड है 16%, बोला है ना, यील्ड ऑन सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास है 16, इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फिगर तो सेम आना चाहिए, तो इट इज 15 रुपीज डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या इशू प्राइस इनटू 100। तो अब मुझे मेरी नई डिबेंचर का मार्केट प्राइस या इशू प्राइस मिल जाएगा, बेसिकली मेरा P0। ओ ऐसा है क्या? हाँ जी ऐसा है। तो ये 16 इधर चल के डिवाइड हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, तो ये करोगे ना तो ये आ जाएगा 93.75। इस प्राइस पे मैं इशू करूंगा मेरे डिबेंचर्स को। तुमको समझ में आया इम्प्लीकेशन क्या है इसका? इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। तो ये मेरा 93.75 हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं एक बार ना पहले नेट प्रोसीड्स भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि नया इशू है। नेट प्रोसीड्स क्या निकलता है? इट इज़ इशू प्राइस डिवाइडेड बाय फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस मैंने अभी अभी निकाला 93.75 माइनस इसका फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है आप देखोगे तो बोला है मुझे क्वेश्चन में कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2% ऑन फेस वैल्यू, और हमने फेस वैल्यू 100 रुपीज़ अज्यूम किया है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट इज गोइंग टू बी 100 इंटू 2%, दैट इज 2 रुपीज़। तो 93.75 माइनस 2 रुपीज़ आप करोगे
तो आंसर निकल के आता है 91.75 रुपीज़। समझ में आया? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, अभी केडी निकालने वाला हूँ, केडी निकलवाने वाला हूँ आपसे। तो केडी कैसे निकलेगा, हम लोग अप्रॉक्सीमेशन से जा रहे हैं, मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। इंस्टीट्यूट ने दोनों मेथड से किया है, बट वी आर गोइंग विद अप्रॉक्सीमेशन। क्यों? क्योंकि एज पर माई ऑब्जर्वेशन जब भी इंस्टीट्यूट को रियलाइज यील्ड अप्रोच करवाना रहेगा या यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच से आपको सॉल्व करवाना रहेगा, तो आपको क्वेश्चन में बोल डालेगा बिंदास। तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय इसका लाइफ, द होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। बहुत ही बढ़िया। तो इंटरेस्ट क्या निकलेगा, इंटरेस्ट तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग ने 15 रुपीज़ अभी अभी निकाला, और टैक्स रेट बोलता है क्वेश्चन इट इज 30 रुपीज़, मतलब इट इज 1 माइनस 0.3 प्लस इसका रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू क्या बोलते हैं, कुछ बोला नहीं है कि रिडेम्पशन वैल्यू क्या होने वाला है, कुछ बोला है क्या कि रिडीमेबल एट पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, द आंसर इज नो। तो हम लोग अज्यूम ये करेंगे कि रिडीमेबल एट पार है, ठीक है, कुछ ना बोला तो रिडीमेबल एट पार होता है। तो इट इज 100 रुपीज़ प्लस नेट प्रोसीड्स हमने अभी अभी ऊपर निकाला 91.75, तो प्लस 91.75 डिवाइडेड बाई इसका लाइफ। लाइफ क्या बोला है, बोलते हैं 11 साल के डिबेंचर्स है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 11 ईयर्स, द होल डिवाइडेड बाई, एक मिनट यहाँ पे ऊपर प्लस क्यों लिखा है मैंने, माइनस आना चाहिए, माइनस द होल डिवाइडेड बाई 100 रुपीज़ प्लस नेट प्रोसीड्स दैट इज 91.75 डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही बढ़िया। तो ज़रा देख लेंगे क्या आ जाएगा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सॉल्व करूँ तो 15 इंटू 0.70 वो 100 माइनस 91.75 डिवाइडेड बाई 11, तो न्यूमरेटर में आता है 11.25 और डिनोमिनेटर में 100 प्लस 91.75 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आता है 95.875। तो अब इसका परसेंटेज निकालो, 11.25 डिवाइडेड बाय 95.875 अगर मैं करूँ तो ये आता है कुछ 11.734%, 11.73% आता है। मैच कर रहा है क्या? आई थिंक आंसर सही है अपना। कॉस्ट ऑफ डेट ये रहा 11.73%, ठीक है, बढ़िया। तो हम लोगों ने निकाल तो लिया है। अभी हम लोगों को क्या बोला है कि बोथ द वेट्स के हिसाब से आप क्या निकालो, इक्विटी शेयर्स और इसका वेट्स नहीं, WACC निकालो। मैं आपको ना मार्केट वैल्यू के बेसिस पे करवा रहा हूँ क्योंकि यहीं पे एडजस्टमेंट है। बुक वैल्यू वेट्स तो बहुत सिंपल है, इसका टोटल लेने का, इंडिविजुअल वेट निकालने का, जो हमने कॉस्ट लिया उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो तो 2 मिनट में निकल जाएगा। मार्केट वैल्यू में एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है, इसीलिए मैं आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से करवाऊंगा। आ जाओ, WACC using market value weights। देख लो बॉस क्या कैसे होने वाला ये। तो मेरे पास कितने सोर्सेस ऑफ कैपिटल है? 4, ठीक है। एक तो मेरे पास इक्विटी शेयर्स है, एक तो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स है, एक तो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, और एक मेरे पास है डिबेंचर्स। देखो अब देखना, मार्केट वैल्यू ना मुझे इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग्स दोनों का साथ में दिया हुआ है। सिंपली आपको पता है क्या करना है, बुक वैल्यू के रेशियो में बांट दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं एज अ होल निकालता हूँ ना मेरी मार्केट वैल्यू, तब उसमें इक्विटी शेयर्स के तो कॉस्ट आएगा ही, साथ ही साथ रिटेन्ड अर्निंग्स का भी कॉस्ट आएगा। तो वो उन्होंने यहाँ पे मिक्सअप करके दे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को बाइफरकेट करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यूज। तो कैसे होगा इक्विटी शेयर्स का? सिंपल, 4 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल, दैट इज 3 करोड़। तो 3 करोड़ 20 लाख इक्विटी शेयर्स का वेट बुक वैल्यू आता है, सॉरी मार्केट वैल्यू आता है। और
बचा कुचा 4 करोड़ में से रिटेन अर्निंग्स, मतलब 4 करोड़ में से 3 करोड़ 20 लाख अपना इक्विटी का वेट है, तो रिटेन अर्निंग्स हो जाएगा 80 लाख। बाकी प्रेफरेंस शेयर्स लिख लो 67,50,000 और डिबेंचर्स लिख लो 20,80,000। ठीक है, तो अब जरा देख लेंगे इसका टोटल अमाउंट क्या आता है। 3 करोड़ 20 लाख प्लस 80 लाख प्लस 67,50,000 प्लस 20,80,000, तो ये आता है इन टोटल 4 करोड़ 88,30,000। ठीक है, तो अब इसका वेट निकाल लो, हम कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका जो भी टोटल आ जाएगा ये अपना WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट्स आ जाएगा। तो वेट कैसे निकलेगा इसका, सिंपल 3 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाई 4 करोड़ 88,30,000, 0.655। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, बुक वैल्यू इंटू कॉस्ट मार्केट वैल्यू इंटू कॉस्ट। ठीक है, तो ये 3 करोड़ ये ठीक है, मतलब वेट तो सही आएगा। ठीक है, तो ये आता है मेरा 0.655, 80 लाख डिवाइडेड बाई 4 करोड़ 88,30,000, तो ये निकल के आता है 0.1638, मतलब 0.164। 67,50,000 डिवाइडेड बाई 4 करोड़ 88,30,000, तो ये आता है 0.138। 3 डिजिट्स तक मैं ले रहा हूँ। 20,80,000 डिवाइडेड बाई 4 करोड़ 88,30,000। एक मिनट, 20,80,000 डिवाइडेड बाई 4 करोड़ 88,30,000, तो ये निकल के आता है मेरा 0.04 टाइम्स 425 ना 43 ले लो चलो। ठीक है, ये मेरा वेट आ गया। अब इसी को मैं कॉस्ट के साथ मस्त मस्त मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है। तो अब देखना इक्विटी शेयर्स का जो मेरा कॉस्ट है वो कितना निकला था, ऊपर 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 ऊपर, तो KD था KR, हाँ इक्विटी शेयर्स का जो कॉस्ट था डेट वाज 24.76%, मतलब 0.2476 में ले सकता हूँ। हाँ जी, तो 0.2476। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉस्ट क्या था, रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉस्ट भी हमने निकाला था ना, ये रहा जो मेरा KR है, दैट इज 23.63%, मतलब 0.2363 मैं ले लूँ, 0.2363 आप ले लो। फिर प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट कितना निकला था अपना, प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट अपना था 14.29%, मतलब कि 0.1429। एंड फाइनली अपना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इधर ही निकला था 11.73%, मतलब 0.1173। ठीक है, अब इधर जगह नहीं है तो मैं 2-3 डिजिट तक लिख लेता हूँ। 0.655 मल्टीप्लाइड बाई 0.2476, तो अराउंड 0.162178 आता है। 0.164 इंटू 0.2363 करोगे तो ये आता है 0.0387352। ठीक है, 0.138 इंटू 0.1429 ये करोगे तो 0.0197 आता है, 0.0197,202, और 0.043 इंटू 0.1173 करोगे तो आता है 0.0050439। अब इसका टोटल करोगे, ठीक है, अब इसका टोटल करोगे तो क्या निकल के आता है तुम्हारा, हाँ बस ये आ गया मेरा। मेरा आता है टोटल, ये देख लो 0.2256953, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो 0.2256953 मेरा टोटल आता है। अगर इसको परसेंटेज पे लूँ तो 22.56953 या 22.57, ये मेरा मार्केट वैल्यू के हिसाब से आ गया 22.57%। इसी तरह से बुक वैल्यू में तो कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन में वेट दिया है वही लेना है, उसके कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है और बुक वैल्यू के हिसाब से भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, तो उसको अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। ए यारो मजा आ रहा है ना तुम लोगों को,
यस, आई होप मज़ा आ रहा है। मुझे सच्ची में पानी का बहुत सोर्स पड़ता है, क्या करूं। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। भाई पीवाई क्यू है, मई 2019 का सवाल है ये, पीवाई क्यू है। बट आई थिंक हाँ बहुत ही छोटा सवाल है, उतना भी बड़ा सवाल नहीं है, करते इसको सॉल्व, ये आई थिंक फटाफट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। दिस इज पीवाई क्यू ऑफ मई 2019। आ जाओ बॉस, करवा दूंगा। ला 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 ला। चलो, अल्फा लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अर्निंग्स पर शेयर 4 रुपया, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 50, रेट ऑफ टैक्स 30% है, ग्रोथ रेट 10% दिया हुआ है। द कंपनी वॉन्ट्स टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 lakhs इंक्लूडिंग डेट ऑफ 4 lakhs. The cost of debt before tax is 10% up to 2 lakhs and 15% beyond that. Compute the after tax cost of equity and debt and also weighted average cost of capital. ठीक है, बहुत फटाफट पढ़ लिया। अब ना थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इन दो लाइनों में छुपा हुआ है। अब वो छुपा हुआ इंटरप्रिटेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, कंपनी को है ना 10 लाख रुपया इन टोटल रेज करना है। कितना? 10 लाख रुपया इन टोटल कंपनी को रेज करना है। अब ये जो 10 लाख रुपया है, कंपनी को 2 सोर्सेज से रेज करना है। ठीक है, कंपनी को 6 लाख रुपया इक्विटी शेयर से रेज करना है और कंपनी को 4 लाख रुपया डेट से रेज करना है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, डेट से रेज करना है। अब ये भी जो डेट है ना, इसको फर्दर डिवाइड करने का। क्यों? क्योंकि देखो बोला है द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज 10% अप टू 2 lakhs एंड 15% बियॉन्ड दैट। मतलब कि जो 2 लाख रुपए का डेट है ना, उसका इंटरेस्ट रेट 10% होगा और उसके अलावा मतलब 0 to 2 lakhs का जो डेट है वो 10% इंटरेस्ट पे इशू होगा, और 2 लाख के ऊपर का जो 2 लाख का डेट है, मतलब 2 lakhs के ऊपर जितना भी डेट इशू करोगे उस पर 15% इंटरेस्ट लगेगा। और हमें कितना चाहिए? टोटल 4 लाख, जिसमें से 2 लाख का ऑलरेडी 10% पे इशू हो गया, तो बैलेंस 2 लाख पे 15% इंटरेस्ट लगेगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, बस बहुत बढ़िया। फिर बोलते हैं कि इक्विटी का और डेट का कॉस्ट निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉस्ट निकालेंगे, इसका कॉस्ट निकालेंगे, इसका कॉस्ट निकालेंगे एंड WACC निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? वंस अगेन हम लोग वही अपना मॉडल यूज करेंगे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो देखो के कैसे निकलेगा, इट इज वेरी सिंपल, D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। ठीक है, D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G आएगा। D1 कैसे निकलेगा? सी इट इज वेरी वेरी सिंपल। जो भी मैं अर्निंग्स कमाता हूं ना, इसकी मेरी 2 इम्प्लीकेशन हो सकती है। एक तो मैं उसको डिविडेंड में बांट दूँ, एक तो मैं उसको रिटेन कर दूँ। और डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% दिया हुआ है, मतलब जो भी मैं अर्निंग्स कमा रहा हूँ उसका 25% डिविडेंड डिक्लेयर कर देता हूँ एंड 75% में रिटेन कर देता हूँ। मेरा प्रेजेंट अर्निंग्स पर शेयर कितना है? इट इज़ ₹4। उसका 25% में डिविडेंड में डिक्लेयर कर देता हूँ, मतलब 1 रुपया। नाउ द पॉइंट इज, ये 1 रुपी D0 है, ये D1 है। देखो, अल्फा लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ बोला नहीं है ना, तो अज्यूम करना ये मेरा प्रेजेंट अर्निंग्स पर शेयर है, मतलब दिस इज माई E0, और इसमें से मैं जो डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा इट इज गोइंग टू बी माई D0, प्रेजेंट डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, तो D1 कैसे निकलेगा? अब इसमें डिविडेंड 1 कैसे निकलेगा? मुझे डिविडेंड जो आज का है उसमें एक बार ग्रोथ इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तब मेरा D1 निकलेगा। मेरा D0 कितना है? मेरा D0 1 रुपी है, अभी समझा है ना। 1 प्लस व्हाट इज माई ग्रोथ रेट? मेरा ग्रोथ रेट मुझे बोल दिया गया है इट इज़ 10%। ठीक है, तो 1 प्लस 0.1 करोगे तो मेरा D1 कितना आता है? 1.1 इंटू 1 करोगे इट इज़ ₹1.1। ये मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया। बढ़िया, यस।
फिर बारी आती है P0 की, बोल ही दिया गया है कि आज का मार्केट प्राइस पर शेयर जो है इट इज़ 50 रुपीज़, तो P0 तो मिल गया एंड ग्रोथ रेट भी अपने पास है, तो अब अपन निकाल सकते हैं यस D1 इज 1.1 डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर का आज का मार्केट प्राइस दैट इज 50 प्लस ग्रोथ रेट इट इज़ 0.1, तो कैसे निकलेगा देख लेना। हाँ यहीं पे निकाल लेता हूँ ना, परसेंटेज तो लिख ही लूँगा यहाँ पर, तो कितना परसेंट आता है 1.1 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 0.1 इंटू 100 करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो 12.2% मेरा निकल के आ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब कॉस्ट ऑफ डेट निकालो। नाउ द प्रॉब्लम इज कि डेट दो प्रकार के डेट है मेरे पास। एक मेरे पास 2 लाख, पहले 2 लाख तक का डेट है, दो मेरे पास दूसरे 2 लाख तक का डेट है। अब अगर मैं इंस्टीट्यूट के अप्रोच की बात करूं यहाँ पर, अब अगर मैं इंस्टीट्यूट के अप्रोच की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेशन में किया हुआ है। हम क्या करेंगे, दोनों डेट का कॉस्ट अलग से निकालेंगे एंड एक बार ऐड करके देखेंगे कि क्या मैच हो रहा है या नहीं। या तो ये एक अप्रोच ले सकते हैं या तो दोनों डेट का एक साथ ही निकाल दोगे। ठीक है, तो देखो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ डेट कैसे होगा। मैं टोटल अप्रोच ले रहा हूँ, ठीक है, मैं टोटल अप्रोच ले रहा हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी वही लिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ डेट निकलता कैसे, इरिडीमेबल वाला। इरिडीमेबल वाला डेट कैसे निकलता है, इट इज इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। यस, अब सुनना, मैं पहले टोटल इंटरेस्ट निकालता हूं। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो वेरी वेरी सिंपल, 2 लाख के डेट पे जो पहले 2 लाख का डेट है उस पर 10% इंटरेस्ट निकलेगा, प्लस जो बैलेंस 2 लाख का डेट है उस पर 15% निकाल लो। $50। ठीक है, 50,000 मेरा टोटल इंटरेस्ट निकला। बट ये ग्रॉस टप ऑफ टैक्स है कि ये नेट ऑफ टैक्स है, ये ग्रॉस टप ऑफ टैक्स है, मेरे को इसको नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा। तो 50,000 मेरा टोटल इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। मेरा कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, मेरा जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच। किधर गया, अरे मेरे को मिल गई ना, हाँ रेट ऑफ टैक्स इधर ही लिखा हुआ है, सॉरी 30%। तो 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाई टोटल मार्केट प्राइस। अब ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, मैं डिबेंचर्स को चाहे डिस्काउंट पे इशू करूं, चाहे फेस वैल्यू पे इशू करूं, या चाहे प्रीमियम पे इशू करूं सॉरी, मैं डिबेंचर्स को चाहे डिस्काउंट पे इशू करूं, चाहे फेस वैल्यू पे इशू करूं, चाहे प्रीमियम पे इशू करूं, मेरे को इन टोटल पैसा कितना निकालना है, 4 लाख। तुमको समझ में आया, 10 लाख में से टोटल मेरे को डेट से निकालना 4 लाख ही है। अब मैं चाहे डिस्काउंट पे इशू करूं, पार पे इशू करूं या प्रीमियम पे इशू करूं, बट मेरे को इन टोटल निकालना तो 4 लाख ही है ना, तो यही मेरा P0 भी बन जाएगा। समझ में आया, तो ये 4 लाख यहां पर हो जाएगा। तो अब इसका कॉस्ट कैसे निकला, इसको बॉक्स में डाल देता हूं। हाँ, तो अब मेरा KD कैसे निकलेगा, $8.75%। आई होप दिस इज ऑल्सो मैचिंग। तो ये हो गया मेरा 8.75%। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरा WACC निकाल लूंगा। ड्रिलर बहुत आवाज़ कर रहा है यार, दिमाग खराब हो गया मेरा सुबह सुबह, क्या करूँगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग WACC निकालेंगे। हाँ, अब ये जो WACC है ये कैसे निकलेगा, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। हम लोग यहाँ पर बुक वैल्यू वेट्स को ही यूज़ करेंगे। तो देखो मेरे पास इक्विटी शेयर्स है एंड मेरे पास डिबेंचर्स भी है। ठीक है, हाँ, अब सुनना बात ध्यान से, इन्होंने कैसे लिया हुआ है, वेरी वेरी सिंपल, वेट्स कॉस्ट, वेट्स इनटू कॉस्ट। अब सुनना बात ध्यान से, इक्विटी शेयर से मुझे कितना पैसा निकलवाना है, याद करो, अपना चार्ट देख लो। अपने चार्ट में हम लोग को 10 लाख में से 6 लाख इक्विटी शेयर से निकालना था और 4 लाख डेट से निकालना था। ठीक है, तो यही मेरा बुक वेट्स निकल के आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स इज ₹6 lakhs, इट इज 4 एंड डिबेंचर्स का रेट वैल्यू इज 4 lakhs।
मतलब इसका वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ, कैन आई से इट इज 0.6 और इसका आता है 0.4, ये वेट्स हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा अमाउंट या वैल्यू, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो 0.6 0.4, क्योंकि टोटल 10 लाख निकालना है। फिर कॉस्ट यहाँ पर लिख ही लेता हूँ वरना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, और इसका टोटल 1, यस। अब ये इंटू ये, अब देखो इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट कितना था, इक्विटी शेयर्स का हमने जो कॉस्ट निकाला था दैट वाज 12.2%, तो 0.122 मैं ले लूँ, 0.122, और डिबेंचर्स का 0.0875। तो वेज इंटू कॉस्ट को अगर मैं कंबाइन करूँ तो कितना निकल के आता है, 0.6 इंटू 0.122 करोगे तो इट इज 0.0732, ठीक रहा है इतना पास में, हाँ ठीक है। एंड 0.4 इंटू 0.0875 करूँगा तो इट इज़ 0.035, इन दोनों को ऐड करो तो आता है 0.1082 या 10.82% मेरा आता है, सही है क्या? निकल के आ गया 10.82%। तो WACC इज 10.82%। खत्म बात, खत्म कहानी, ठीक है, यस। चलो अच्छा, अब यहाँ पर है ना एक और अप्रोच से इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है, मतलब मैंने आपको बोला था ना कि केडी जो है वो लोग कभी कभी एक साथ कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से केई का ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है, इन लोगों ने D0 के बेसिस पे भी किया हुआ है, मतलब D0 अपॉन P0 प्लस G, तो वहाँ पर के इस तरह से केई करोगे ना तो 12% आएगा, तो वो उन्होंने 12% यहाँ पे लिया हुआ है। बट अब आया नहीं, देखो जब इन्होंने यहाँ पर WACC निकाला है तो यहाँ पर 12.20 लिया हुआ है, बताओ क्या बोलूँ मैं। इसीलिए भाई अपना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फिक्स रखने का, और ऐसे ही यही सही जवाब है, ठीक है, यही सही जवाब है। अब आई डोंट नो ये इनके एंड से प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ भी हो, बट हम तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से ही करेंगे, D1 अपॉन P0 प्लस G, वही अपने को सही से बैठ गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, है ना। आई थिंक दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, येस दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे। इसके बाद आप देखोगे ना तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक ही सवाल बचा है, वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट। ये देखो एक ही सवाल बचा है, तो मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पक्का हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म कर देंगे एंड वी विल स्टार्ट विद कैपिटल स्ट्रक्चर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये वाला जो सवाल है ये अपना है नवंबर 2022 का PYQ। माय गॉड, मेरा अटेम्प्ट, आना भाई सही से, PYQ नवंबर 22, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। आ जाओ भाई ध्यान से, हाँ जी। MR Limited is having the following capital structure which is considered to be optimum as on 31st of March 2022, ठीक है, यस। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 एंड 15% डिबेंचर्स 1.5 लाख, टोटल कितना है 10 लाख। ये यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे लिखो, हाँ ठीक है, यस। Earnings per share of the company were 2.50 in 2021 and expected growth rate in equity dividend is 10% per year. The next year's dividend per share is 50% EPS of the year 2021. Current market price is 25. The 15% debentures can be issued by the company. The company's debentures are currently selling at 96 per debenture. The 12% preference shares can be sold at a net price of 91.50 and the applicable tax rate is 30%. You are required to calculate after tax cost of new debt, new preference shares and equity shares और marginal cost of capital बस निकालने बोला है। बेसिकली वही होता है, WACC होगा इस केस में, क्योंकि हम लोग नए इशू का ही निकाल रहे हैं ना इंडिविजुअल कॉस्ट, तो वैसे ही निकलेगा मार्जिनल कॉस्ट भी। एंड हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब ये वाला जो एडजस्टमेंट है दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो,
जाके एक बार देख कर आना, पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ये सेम एडजस्टमेंट करवाया था, ठीक है, यस, ठीक है, आ जाओ। तो आप इस क्वेश्चन में वो एडजस्टमेंट नहीं करवाओगे क्या? करवाऊंगा, टेंशन मत लो, मुझे पता है ये कुछ एडजस्टमेंट ऐसे भारी भारी जाते थे, तुम भूल जाते हो ना, भूल गया, मैं फिर से करवा दूंगा, कोई बात नहीं, एग्जाम में मत भूल के आना बस। चल, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के ऑर्डर में ही जाएंगे। सबसे पहले बोलते हैं कि भैया नए डिबेंचर्स का कॉस्ट निकालो, तो ठीक है, केडी निकालते हैं। अब केडी रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है, कहाँ से पता चलेगा? देख लेते हैं भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिबेंचर्स का। 15% न्यू डिबेंचर्स कैन बी इशूड बाय द कंपनीज डिबेंचर्स आर करंटली सेलिंग एट 96 पर डिबेंचर। लाइफ के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये इरिडीमेबल वाले डिबेंचर्स हो गए, ठीक है। एंड इरिडीमेबल वाले डिबेंचर्स का कॉस्ट कैसे निकलेगा? इट इज़ वेरी सिंपल, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है। अब P0 कैसे निकलेगा? अब देखना, कुछ बोला नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह के बारे में कुछ बोला नहीं है, और सीधा सीधा क्वेश्चन ने सिर्फ मार्केट प्राइस देके छोड़ दिया है। तो हम लोग यही बोलेंगे कि भाई इसी पे इशू करना है, क्योंकि बोला ना दे आर करंटली सेलिंग एट दिस रेट, मतलब आज ये वाले डिबेंचर मार्केट में बेचने जाऊंगा तो 96 पर डिबेंचर आएगा, तो यही मेरे को इसका इशू प्राइस भी मानना पड़ेगा। तो P0 तो मेरे को क्या मिल गया? 96। इस पर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ठीक है, देखो डिबेंचर का कुछ बोला नहीं है, मैं फेस वैल्यू 100 रुपये अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, और कूपन मेरे को बोला गया इट इज़ 15%, मतलब 100 का 15% निकालोगे इट इज़ 15 रुपीज़, तो मेरा इंटरेस्ट 15 आ गया। नेट ऑफ टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना दिया हुआ है मुझे? कॉर्पोरेट टैक्स रेट ये रहा 30% दिया हुआ है, तो इट इज़ 1 माइनस 0.30, तो 15 इंटू 0.70 डिवाइडेड बाई 96 करोगे तो ये आता है 10.9375%, मतलब 10.94 में ले लो, तो ये मेरा केडी आ गया 10.94%। देख लेते हैं, ये आ गया मेरा 10.94% केडी। अगला न्यू प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में निकालने बोला है कॉस्ट, तो दूसरा मेरा न्यू प्रेफरेंस शेयर्स निकल जाएगा केपी। क्या ये रिडीमेबल है या क्या ये इरिडीमेबल है? देख लेते हैं, यहाँ से प्रेफरेंस शेयर की कहानी चालू होती है। द न्यू 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी सोल्ड एट ₹91.50, मतलब वंस अगेन सोल्ड का वैल्यू दिया हुआ है आज की वैल्यू, मतलब ये मेरा P0 हो जाएगा। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ ईच दिया हुआ है एंड 12% इनका दिया हुआ है रेट। लाइफ के बारे में अभी भी क्वेश्चन कोई बात नहीं करता है, इरिडीमेबल हो जाएगा ये भी। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट क्या होगा? इट इज़ प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इसका मार्केट प्राइस। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आएगा? सिंपल, उसकी फेस वैल्यू पे कूपन लगा दो, तो 100 रुपीज़ इंटू 12%, तो इट इज़ 12 रुपीज़ डिवाइडेड बाई P0। आज का मार्केट प्राइस इसका क्या हो जाएगा? 91.50, तो 12 डिवाइडेड बाई 91.50 करोगे तो इट इज़ 13.11475, मतलब कि 13.11% आ गया इसका अमाउंट, ठीक है, यस। तो 13.11% यहाँ पे आ गया इसका अमाउंट। अब आते हैं हम लोग इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स अज्यूमिंग दैट न्यू इक्विटी शेयर्स कम फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अब इक्विटी शेयर्स का कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। के वंस अगेन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से ही निकलेगा, ये कुछ बोला नहीं है तो के इज गोइंग टू बी D1 अपॉन P0 प्लस G। अब इसमें ना मेरे को थोड़ा सा आपको निकाल के देना पड़ेगा, तो के के लिए कुछ कैलकुलेशंस चाहिए। सबसे पहले मैं D1 का कैलकुलेशन करता हूँ। अब ध्यान से सुनना D1 कैसे निकलेगा। उन्होंने बोला हुआ है कि द नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ द EPS ऑफ द ईयर 2021 एंड 2021 का EPS दिया हुआ है 2.50, मतलब कि D1 इज 2.50, 2021 का EPS उसका 50%, तो 2.50 का 50% निकालोगे इट इज गोइंग टू बी 1.25, ठीक है। P0 कैसे निकलेगा? हाँ, P0 तो बहुत ही सिंपल है, बोल ही दिया हुआ है दैट इट इज
₹25। और ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा? ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो बोला गया है कि द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन इक्विटी डिविडेंड इज 10% पर ईयर। तो जी मेरा 0.1 आ गया। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकलेगा। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। 1.25 डिवाइडेड बाई P0 25 प्लस ग्रोथ रेट 0.1 ले लो। इट इज गोइंग टू बी 15%। मैच करता है? यस, आ गया ना, देखो 15%, 15%। ठीक है, अब WACC कुछ नहीं किया हुआ है, सिंपल सी बात है, यही जो इनका बुक वैल्यू वेट्स है वही लिया हुआ है। देखो इसका टोटल 10 लाख है ना, हाँ, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 8 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख करोगे तो इक्विटी का कितना आया? 0.8। ठीक इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर का 0.05 आता है, इसका 0.15 आता है। यही स्पेसिफिक कॉस्ट हमारा निकल के आया, डिबेंचर का 10.94, प्रेफरेंस शेयर का 13.11 और इक्विटी शेयर का 0.15। कुछ नहीं किया है, वेट्स को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया है और इनका निकल के आ गया 14.30। ठीक है, यस। अब मुझे जो पार्ट पे फोकस करना है वो क्या है, ध्यान से सुनना। यस, ठीक है, तो ये भी हो गया। लास्ट 5 मिनट्स गाइस। अब देखो क्या होगा। हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर सेल ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स अज्यूमिंग दैट रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट ईयर्स इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 2021। क्या बोला है? पूरा दिमाग के ऊपर से गया। मैं बताता हूं, देखो पढ़ो। हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर सेल ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। बिफोर सेल ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स मतलब ध्यान से सुनना क्या है। मुझे ना एक जगह पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है अगले साल। अगले साल ठीक है, यस। अब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए ना मेरे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है और मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि मैं सेल कर दूं मेरे इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब मेरे एग्जिस्टिंग कैपिटल में पता है मेरे पास क्या है? मेरे एग्जिस्टिंग कैपिटल में मेरे पास है रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अदर सोर्सेस। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई तुम्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगले साल करना है ना, तो पैसा किधर से आएगा? कुछ हिस्सा यहां से आएगा और उसके ऊपर तुम्हें इशू करना है, मतलब कुछ अमाउंट तुम्हारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। जो तुमने इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इशू किए हैं, जो तुमने प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी इशू किए हैं, उसका पैसा तुम्हारे पास ऑलरेडी आज पड़ा है ना, और तुम्हारे पास जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो भी तुम्हारे पास आज पड़े, तो कुछ हिस्सा यहाँ से आएगा। अगर उस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा तुम्हारी रिक्वायरमेंट है तो तुम्हारे जो इक्विटी शेयर्स है ना उसको बेच डालो। अभी तुमने इशू किए हुए ना, उसको बेच डालो, उसको बेच डालो और दूसरा पैसा निकालो। समझ में आया? तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई ये हिस्सा कितना है। भाई मुझे मेरे इक्विटी शेयर्स को बेचे बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट चाहिए, तो वो मैक्सिमम अमाउंट में कितना निकलवा सकता हूँ बिफोर सेल ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। समझा? तो अभी देखो, पहली चीज़ तो अगले साल का मेरे को कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि ये अगले साल की प्लानिंग हो रही है। तो उसने क्वेश्चन ने हिंट दिया हुआ है, अज्यूमिंग रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर्स इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 2021। तो अगले साल का रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है? क्या बोला है? 50% ऑफ 2021 मेरा अगले साल का रिटेन्ड अर्निंग्स है। ठीक है, तो इस बार का मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आया तुम खुद देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2.50 मेरा EPS है 2021 का, इसका 50%। ठीक है, ऐसे निकलेगा। और ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ना 50% ऑफ 2021, ये 2021 के EPS की बात कर रहा है बाय द वे। ठीक है, यस। तो ये मेरा पर शेयर का अगले साल का रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आएगा? इट इज 1.25 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। मेरे इक्विटी शेयर्स का नंबर कितना है? 50,000।
तो मेरा टोटल कितना आया 1.25 इंटू 50,000 करोगे, इट इज़ गोइंग टू बी 62,500। और जब मैंने अभी मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर निकाला था ना, तो उसमें मैंने रिटेन अर्निंग्स का वेट कितना लिया था, अगर आपको ना याद हो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो रिटेन अर्निंग्स का वेट है दैट इज 0.80। 0.80 मतलब 80% इसका वेट अगले साल भी रहने वाला है। तो मेरा टोटल कैपिटल अगले साल कितना होगा 62,500 डिवाइडेड बाई 80%। तो सारे सोर्सेज का मिला करके मेरा निकल के आता है 78,125। ये वो अमाउंट है जो मेरे पास रेडीली अवेलेबल है। अगर इसके ऊपर मुझे पैसा इशू रेस करना है, इसके ऊपर अगर मुझे पैसा चाहिए, आई विल हैव टू सेल माई इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो देख लेते हैं ये आंसर सही है, बिल्कुल सही, ये रहा 78,125। ठीक है, चलो तो इसी के साथ आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया रहेगा, है ना। इसी तरह से हम लोग अगले सेशन में कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फिनिश करेंगे एंड कैपिटल स्ट्रक्चर वी विल बिगिन। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग, सी यू। जाओ जाओ।